अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास ला रहे हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो, एक ऐसी वीडियो जो उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठ के नम्स यूएसएस या ईटा की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके सामने नम्स ईएमसी यूएसएस ईटा के जो पास्ट पेपर जो 2012 से लेकर 2019 तक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहे हैं और जो आगे जो एंट्री टेस्ट होने हैं 2020 के लिए आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए या यूएचएस के किसी भी कॉलेजेस के लिए, तो उन एंट्री टेस्ट के लिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस वाले टॉपिक्स हैं या जो डिफ़िकल्ट हैं, आज हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपके सामने पास्ट पेपर और हर सब्जेक्ट का पास्ट पेपर शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने इसको केयरफुली और ध्यान से सुनना है, ठीक है। आप लोग ये ना हो इस वीडियो को जस्ट स्लाइड्स देके छोड़ देंगे तो आप लोगों को इन टॉपिक्स की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेनेशंस में दी जाती हैं। इन स्लाइड्स के ऊपर जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू मेंशन होगा, इसलिए आप लोगों ने इन जो एक्सप्लेनेशन जो मैं दूंगा आप लोगों ने इसको ध्यान से और केयरफुली अच्छे तरीके से सुनना है, ताकि आप लोगों को कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी पेश ना आए, ठीक है। और अगर हम पहले टाइटल की तरफ जाएं तो कह रहा है नम सीएमसी, साथ कह रहा है कि नीचे यूएचएस ईटा पे पास पेपर लिखे हुए हैं 2012 से लेकर 2019 तक। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके सामने नम सीएमसी के पास पेपर साथ यूएचएस ईटा के भी शेयर किए जाएंगे एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अगर हम जब नम्स एएमसी यूएचएस ईटा टेस्ट की जो डेट अनाउंस करेंगे तो आपको ऑफिशियली मिल जाएगी, मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर। इसलिए आप सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दें, ताकि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको जब टेस्ट की जो डेट आएगी वो भी ऑटोमेटिकली मोबाइल में एसएमएस से रिसीव हो जाएगी। तो गाइस, चलें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नम्स यूनिवर्सिटी के पास पेपर की तरह हमने एक फ़ोटो नम्स यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंट कर दी, जिसमें डिफरेंट मेल फीमेल्स डॉक्टर्स आपके सामने शो करवाए। ये सब जो डॉक्टर्स हैं नम्स टेस्ट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोटो इसलिए हमने रिप्रेजेंट किया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मज़ीद मोटिवेट हो सकें, ठीक है। उनके भी जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। उनकी जो डिज़ायर है टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर्स या डॉक्टर्स, वो मज़ीद इंक्रीज़ करे, ठीक है। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट पेपर्स की तरफ शुरू करते हैं फिज़िक्स के, ठीक है, कि फ़िज़िक्स के कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो नम्स यूएचएस में बहुत सारे बार बार आते हैं और उनको कैसे समझना है। तो मैं आपको आज टॉपिक शुरू करने लगा हूँ, साथ साथ आपको एक अच्छी एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा। चलें गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले फिज़िक्स की मैं बात करूं तो फिज़िक्स का सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो हमारे पास आता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। गाइस, सेंट्रीपिटल फोर्स शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें तीन चीज़ें आपको बताऊंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, उसका न्यूमेरिकल, उसका फार्मूला। गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है Fc=m.v.r², ठीक है, mv²/r। तो बेसिकली ये चीज़ें होती कि m क्या होता है, मैस होता है। जब कोई भी चीज़ लाइक सर्कल, लाइक लेट्स सपोज गाइस, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा जब आप लोग एक जो धागा होता है या एक जो थ्रेड होता है उसके एंड पे अगर स्टोन अटैच करते हो, पत्थर बांध देते हो, उसको रोटेट करते हो सर्कल में, तो वो पत्थर और धागा साथ साथ घूमना शुरू कर देता है। उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है। अब वो जो उसका जो मैस है स्टोन का, वो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी से, ठीक है, और हम उसको डिवाइड कर देते हैं उस सर्कल के रेडियस से, तो उससे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम हो सकता है। हालांकि पेपर में जो बहुत सारा क्वेश्चंस आता है बार बार, वो ये आता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी डायरेक्शंस क्या होती है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ना, दैट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग लिख लें। FC फोर्स की यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो सी होती है वो हमेशा जो सेंटर होता है सर्कल का उसकी तरफ होती है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो पे। तो इसमें सबसे पहले ये बता रहा है अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। गाइस, वही चीज़ है जो भी मैंने आपको बताई है कि एक ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन जो सा होता है वो सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। और मूविंग विच द बॉडी इज़ मूविंग। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ डिफाइंड एज द फोर्स दैट इज़ नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ एंड दैट इज़ वाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ डिफाइंड एज द अपरेंट फोर्स दैट इज़ फेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग। तो गाइस, इस जो पैराग्राफ है इसके अंदर जस्ट आपको सामने डेफिनेशन प्रेजेंट की गई है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये प्रोडक्ट होती है मास की और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का, और अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो रेडियस से, तो ये तो चीज़ें उसी फार्मूले से डेराइव हुई हैं जो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि Fc=mv²/r होता है, ठीक है।
और इसके अलावा इसकी डायरेक्शन के बारे में बताया गया है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर होती है। और इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो सा होता है ना वो एक एपरेंट फोर्स होती है। एपरेंट फोर्स बेसिकली गाइस क्या होता है? एपरेंट फोर्स से मुराद ये है कि आपको ये सही तरह आप इसको व्यू नहीं कर सकते, नज़र नहीं आ सकती, ठीक है। और कह रहा है कि दैट इज़ फेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग। ये जस्ट अब लाइक लेट्स सपोज अगर आप अपने हाथ से कोई भी चीज़ मूव करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको तो वो फोर्स तो बनती हुई नज़र नहीं है, लेकिन आपका जो हाथ होता है ना उसको उसके ऊपर फोर्स लग रही है, आपको महसूस होगी लाइक आपके हाथ के ऊपर कोई मैस इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो बेसिकली मैस नहीं होता, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो आपके हाथ के ऊपर लग रही होती है, ठीक है। आपका हाथ जो सा होता है वो अंदर की तरफ धकेल रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन जो सा होता है वो टुवर्ड्स दी सेंटर होती है। और इसके अलावा इसमें कह रहा है इट एक्ट्स आउटवर्डली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन कंपेयर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो गाइस ये जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी सेंट्रीपिटल फोर्स, एपरेंट फोर्स, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को, इस स्लाइड को केयरफुली ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ में आ सके। गाइस उसके बाद ना न्यूटन के 3 लॉस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन स्टूडेंट्स ना इस चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट समझ के इसको स्किप कर देते हैं। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के हैं कि वो ये कहते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ तो उनको गाइस आते हैं तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो नम्स का जो एंटी टेस्ट है ना ये बहुत एक कंसेप्चुअल टेस्ट होता है। कंसेप्चुअल का मतलब ये होता है कि अगर आपके बुक में लिखा हुआ है ना कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, लाइक लेट्स फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो नम्स के टेस्ट में क्वेश्चन पता है किस तरह से आएगा? लाइक नम्स के पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मूव कर रही है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी। लाइक वो ऐसी चीज़ें नम्स के पेपर में पूछी जा सकती हैं जो आपके बुक के अंदर मैंशन नहीं होंगी, ठीक है। इसीलिए हमारी टीम जो सी नम्स एंटी टेस्ट प्रिपरेशन टीम है आपके सामने ऐसी वीडियो, स्पेशली जो आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, इन वीडियोस में ऐसी टॉपिक्स शेयर किए जाते हैं, फिर उनकी एक ऐसी एक्सप्लेनेशंस मैं आपको देता हूँ जो जिस चीज़ से क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन नम्स में देते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपको एक ऐसी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन के थ्रू नम्स के टेस्ट में इसी तरह के एमसीक्यूज में पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोगों ने मेरी जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता जाऊँगा ये आप लोगों ने ध्यान से सुनते जाना है, क्योंकि ये पेपर में आप लोगों से पूछी जा सकती है। वैसे देखिए आप सब स्टूडेंट्स को ये बात तो पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है कि एक्शन और जी रिएक्शंस होते हैं, उनकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो बराबर होता है, लेकिन उनके डायरेक्शन जो सा होता है वो ऑपोजिट हो जाती है, मुखालिफ हो जाती है। तो गाइस लेकिन इन चीज़ों पे आपने जो इस क्वेश्चन है पेपर में वो इस तरह से नहीं आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आप इस चीज़ को प्रूव कैसे कर सकते हो और इसकी एग्जांपल कैसी है, ठीक है। इस तरह का कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट ना नम्स में जब टाइम भी कम होता है, क्वेश्चन भी कंसेप्चुअल देखता है तो वो घबरा जाता है, वो या तो क्वेश्चन को गलत मार्क कर देता है या फिर उसके टाइम वेस्ट करता रहता है। तो गाइस इसलिए आप लोग हमारी जो वीडियोस होती हैं इनको केयरफुली देखा करें ताकि आप लोगों का जो मोटिवेशन लेवल है, जो एक्सप्लेनेशन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। तो अब मैं आपको थर्ड लॉ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों को पता नहीं होंगी, और यही चीज़ें पास्ट पेपर में भी आती रही हैं और नम्स के आने वाले टेस्ट में भी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए साथ साथ यूएचएस ईटा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस जो न्यूटन का जो तीसरा लॉ है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो कहता है कि दैट आर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेशियस इन एवरीडे लाइफ। यानी इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे व्हेन यू जंप योर लेग्स अप्लाई अ फोर्स टू द ग्राउंड। लाइक लेट्स सपोज गाइस आप लोगों ने समटाइम्स फील किया होगा जब हम लोग किसी हाइट से एक ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे जब जंप लगाते हैं ना तो हमारी बॉडी हर्ट होती है, हमें थोड़ी चोट लगती है, समटाइम्स फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है जब आपने जंप लगाया ना, आपकी जो फोर्स होती थी वो उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड थी, लेकिन अब ज़मीन हार्ड है, उसने आपको वापस पुल बैक करना है, ज़मीन ने भी फोर्स लगानी है। जब आपने फोर्स फॉरवर्ड लगाई उसी मैग्नीट्यूड की फोर्स वापस आपके जिस्म को भी लगती है, जिससे आपको ज़ख्म होता है, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ से रिलेट करती है। होपफुली आप लोगों ने ये एग्जांपल्स कभी नहीं लाइफ में पढ़े होंगे, लेकिन मैंने आपको बताई है क्योंकि पेपर में आई हुई है, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद इसमें क्या बात है बताने वाली, मज़ीद इसमें ये है, कह रहा है योर लेग्स अप्लाई फोर्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड अप्लाइज एंड इक्वल्स द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जो आपने फोर्स लगाई थी ग्राउंड के ऊपर वही ग्राउंड ने आपके ऊपर लगाई, तो फोर्सेस इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी?
ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है जो आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़ी होगी होपफुली। उसके अलावा कह रहा है इंजीनियर्स अप्लाई न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हेन डिजाइनिंग रॉकेट्स एंड अदर प्रोजेक्टाइल डिवाइसेस। तो गाइस पेपर में आप लोगों से नम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द लॉ दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशंस या सेटेलाइट कंस्ट्रक्शन। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब कोई भी सेटेलाइट के बारे में स्टडी से क्वेश्चन होता है या प्रोजेक्टाइल में, तो इसमें जो न्यूटन का जो लॉ इस्तेमाल होता है ना, वो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम लोगों ने तो चीज़ें पढ़ी नहीं है तो हम क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, कुछ सेकंड लॉ लिखाते हैं, तो चीज़ें गलत हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ आप लोगों ने ध्यान से और केयरफुली सुनना है, ताकि आप लोगों को बाद में कोई पेपर वाले दिन कोई मसला ना हो। ठीक है, अच्छा, अब पेपर में समटाइम ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू प्रूव न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कि जो न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। गाइस फर्स्ट और सेकंड में क्या फ़र्क है? फर्स्ट में ये इसने बताया था कि जो बॉडी होती है ना, वो खुद ब खुद तब तक मूव नहीं करती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। लेट्स सपोज आप फॉर एग्जांपल आप बेड पे बैठे हो, बेड के ऊपर आपका मोबाइल या बुक पड़ी है, वो खुद आपकी बुक या मोबाइल तब तक मूव नहीं करेगा जब तक उनके ऊपर कोई बाहर से कोई दूसरी फोर्स ना लग जाए। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड लॉ था ना, उसमें यह था कि जो टोटल फोर्स होती है ना किसी भी चीज़ की, वो इक्वल होती है प्रोडक्ट के मास और एक्सलेरेशन के। ठीक है, ये सेकंड लॉ था। अब तीसरा लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि जो अब जब हम कोई भी फोर्स, लाइक फुटबॉल, हम दीवार को मारते हैं तो फुटबॉल वापस भी आता है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये तो था थर्ड लॉ। लेकिन एक पेपर में क्वेश्चन आता होता है नम्स यूएचएस में, वो ये आता है कि हाउ डू यू कैन प्रूव द न्यूटन्स लॉ, यानी कि जो न्यूटन का जो लॉ है आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हो, आप उसको कैसे कैसे वेरीफाई कर सकते हो। तो उसका आंसर ये है कि इट asserts दैट इफ बॉडी ए exert a force on a body B, then B exert a force of equal size and opposite direction। गाइस सिंपल सी बात है, देखें वही बात कह रहा है, आपके पास 2 बॉडी हैं, एक ए नाम है एक बॉडी का और एक का बॉडी का नाम बी है। तो अगर ए बॉडी एग्जर्ट कर रही है फोर्स बी बॉडी पे, तो बी भी एग्जर्ट करेगी ए पे उतनी फोर्स जितनी ए ने लाई होगी, यानी कि दोनों की जो फोर्सेस थी ना वो सेम थी, यानी कि उनका जो मैग्नीट्यूड था ना वो तो बराबर था, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या थी, वो ऑपोजिट थी। तो गाइज ये थी ऐसी बातें न्यूटन थर्ड लॉ के जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होंगी, ये नाम्स में आती रहती हैं। ठीक है गाइज, अच्छा एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप लोगों के सामने आता है, लेकिन मैं अभी बताता हूँ, आप लोगों ने जस्ट वेट करना है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से आ गए। उसके बाद गाइस जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि अब अगर तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है विस्कोसिटी के मुतालिक, यानी कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो विस्कोसिटी है इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो टेम्परेचर के साथ, जो चीज़ काफ़ी पूछी जा सकती है, तो ये मैं आपको बता दूं, जो विस्कोसिटी होती है ना, उसका जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये चीज़ पेपर में बहुत सारी आती है। आप लोगों की जो एफएससी की बुक्स हैं उसके अंदर विस्कोसिटी और टेम्परेचर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं दी गई होगी, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो विस्कोसिटी होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो कहता है कि विद एन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, यानी कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, देयर इज़ अ टिपिकली इंक्रीज़ इन द मोलिकुलर इंटरचेंज हैज़ मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। मैं आपको चीज़ बता दूं कि इसमें वो सिंपल सी बात हमें ये बताना चाह रहा है कि जो हमारे पास होती है ना विस्कोसिटी, उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो फिर रिपीट कर दूं, कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर देयर इज़ अ टिपिकल इंक्रीज़ इन द मॉलिक्यूलर इंटरचेंज। गाइस ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप सब स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो मोशन है ना वो इंक्रीज़ कर जाती है। मोशन इंक्रीज़ कर जाती है, उससे मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। लाइक लेट्स सपोज जब हम वाटर को हीट अप करते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी भी स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उतनी मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी इंक्रीज़ करेगी।
और जितना टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे उतनी मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो आप विस्कोसिटी का क्या इसके साथ कॉन्सेप्ट है गाइस, आप लोग ना स्लाइड पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। देखें, एक लेट्स सपोज आपके पास एक वाटर है, वाटर नहीं बल्कि वाटर की तो ऑलरेडी विस्कोसिटी बहुत थोड़ी है ना। आप ग्लू ले लो, ग्लू ले लो, ठीक है। जब हम ग्लू को हीट करते हैं वो बहुत लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड इंक्रीज़ कर देगी। जब स्पीड इंक्रीज़ कर देगी तो डेफिनेटली फिर उस ग्लू की जो सी होगी जो मूवमेंट होगा, जब फ्लो होगा, जब हम उसको किसी भी चीज़ पे अगर हम उसको फ्लो करने के रखते हैं तो वो इजीली फ्लो करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज़ करती है, तो उसका फ्लो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जब उस ग्लो का फ्लो इंक्रीज़ कर जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग लिख रहे हैं कि टेम्परेचर और विस्कोसिटी का जो कंसेप्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आपकी विस्कोसिटी कम होती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से आपकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए इस स्लाइड में मैंने ये कहा है विद एन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर देयर इज़ अ टिपिकल, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो फास्ट हो जाती है, वो तेज़ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि द गैस विस्कोसिटी विल इंक्रीज विद टेम्परेचर, विद हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीजेज इन गैसेस एंड डिक्रीजेज इन लिक्विड्स, द ड्रैग फोर्स विल डू द सेम। सिर्फ गैसेस के कॉन्सेप्ट में जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर से, लेकिन अगर आपके पास लिक्विड है, मैंने ग्लू का आपको बताया था, ग्लू जो होता है वो लिक्विड की फॉर्म में आती है। मैंने आपको ग्लू का बताया था, ग्लू के केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है, लेकिन गैसेस का कॉन्सेप्ट और जो सा है आपका लिक्विड्स का, इन दोनों का डिफरेंट कंसेप्ट होगा, इसलिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। द ड्रैग फोर्स विल डू द सेम। तो बस ये मैंने आपको थोड़ा सा विस्कोसिटी का और टेम्परेचर का बताया और आप लोगों को इस चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह से होता है। याद रखिएगा, फिर छोटा सा समझिए, आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास लिक्विड्स है तो उस केस में आपकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। अगर आपके पास जो सा है लिक्विड नहीं गैसेस है तो उस केस में आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ करेगी टेम्परेचर, यानी कि गैसेस में विस्कोसिटी और टेम्परेचर का डायरेक्ट है। लिक्विड्स का इंपॉर्टेंट है, लिक्विड्स का आप लोग ज़रूर याद रखो कि लिक्विड्स के केस में विस्कोसिटी और टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। होपफुली गाइस आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। यही चीज़ नाम से यूएसएस में पेपर में बार बार आप लोगों से पूछी जा सकती है। उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नेम है ट्रांजिस्टर्स। गाइस ट्रांजिस्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टेक्निकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। टॉपिक भी टेक्निकल है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी समझ में नहीं आती, इसलिए हमारी टीम की जो टीम है, हमारी टीम ने इस चीज़ को बहुत अच्छी डेफिनेशन रिप्रेजेंट कर दी और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे। गाइस ट्रांजिस्टर के बारे में ये चीज़ बहुत फेमस है कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है। पहले तो स्टूडेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि यार ये सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है या क्वाट है। तो मैं आपको बता दूं सेमीकंडक्टर है। क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन भी और जर्मेनियम भी, दो किस्म की चीज़ों से ये मिलकर बनता है। तो कह रहा है ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रिकल पावर्स। ट्रांजिस्टर एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो बेसिकली यूज़ की जाती है आपके जो एम्पलीफाई, जो आप लोग सिग्नल्स होते हैं, लाइक आप लोगों का आप कोई भी सर्किट यूज़ कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि उसका सिग्नल आप लोगों ने एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफाई का मतलब होता है कि आपने उसका लेवल इंक्रीज़ करना है, तो उसमें आप लोग ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो। लाइक लेट्स सपोज आप लोग सिंपल स्पीकर्स घर में यूज़ कर रहे हो म्यूज़िक के लिए, ठीक है, या जो भी आपने लगाया हुआ है उसमें जो अगर आप उस स्पीकर्स के अंदर ट्रांजिस्टर लगा देते हो तो आपकी जो आवाज़ होती है वो एम्पलीफाई कर जाती है। एम्पलीफाई का उसका लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर जो म्यूज़िक होता है, जो रेडियो टेप्स होती हैं उसके अंदर ट्रांजिस्टर इंस्टॉल किए जाते हैं। इसी तरह जो लाइट्स होती हैं, अगर आपने उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी है तो आप उसके अंदर अच्छे ट्रांजिस्टर इंस्टॉल कर दो तो उसका लाइट का जो लेवल होता है वो भी इंक्रीज़ कर सकता है। तो गैस ये थी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ट्रांजिस्टर के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पास होती हैं लाइक ट्रांजिस्टर जो होता है वो काम कैसे करता है, ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, तो इसके लिए आप लोगों ने ध्यान से इस चीज़ को सुनना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हाउ डज़ इट वर्क, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है वो काम कैसे करता है, तो इसमें मैं बता दूं, कहता है कि व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर एंड हाउ डज़ इट वर्क। ट्रांजिस्टर एक ऐसी मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बेसिकली जिसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस भी डिफरेंट हो सकती है। लाइक इसमें दो किस्म के ट्रांजिस्टर लग सकते हैं, NP एंड दो जंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शंस है इसकी। लेकिन इसमें जो मज़ीद इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ट्रांजिस्टर है ना, इट इज़ अ मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दैट कैन डू डिफरेंट जॉब्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर का फ़ायदा ये है कि ये दो किस्म की जॉब्स कर सकता है। आप कैसी जॉब्स कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने सुनना है।
कह रहा है कि ट्रांजिस्टर कैन डू टू डिफरेंट जॉब, इट कैन वर्क इधर एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर भी कर सकता है, स्विच भी। वैसे एम्पलीफायर कैसे कर सकता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि लाइक स्पीकर्स में साउंड लेवल इंक्रीज़ करने के लिए या कोई भी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन ये ऐसा स्विच भी काम कर सकता है। स्विच कैसे कर सकता है? स्विच का मैं आपको बताऊँ तो लाइक जो हमारी मोटरवे होती है उसमें जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं या फिर जो पोल्स होते हैं या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे डेली कोई इंसान नहीं जा सकता लाइट ऑन करने के लिए, तो वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो ये दो काम है जो ट्रांजिस्टर कर सकता है, एक तो स्विच ऑन करने वाला और दूसरा मैंने आपको बताया है कि ये एम्पलीफाई करते हैं। व्हेन इट वर्क्स ऑन एस एम मेक्स इट टेक्स अ टाइनी इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट बहुत थोड़ा लेता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ मच बिगर करंट। इसका ये दो तो जो बताइए ना कि एक तो ये बहुत अच्छा यानी कि थोड़ा सा करंट लेता है और बहुत हाई आउटपुट देता है, दूसरा इसके अलावा दो यूजेस उसके ये बताए हैं कि एम्पलीफायर भी काम करता है और ऐसा स्विच भी काम करता है। फिर एक चीज़ होती है कि ट्रांजिस्टर करंट्स क्या होता है। तो गैस ट्रांजिस्टर करंट्स के बारे में बता दूं, कह रहा है द डायग्राम शोज द टू करंट पाथ। ये जो डायग्राम मैं अभी भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, इसमें ना दो करंट के पाथ होते हैं। वरना द स्मॉल बेस करंट, इसमें दो किस्म, इसमें ना जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है इसमें बेस होता है, एमिटर होता है और कलेक्टर होता है। इसलिए कह रहा है जो बेस का करंट होगा उसको बेस करंट कह दिया। वो करंट जो होता है ना बेस वाला, वो कंट्रोल करता है लार्जर कलेक्टर करंट को। मैंने स्विच बी इज क्लोड इन स्मॉल सर्किट। इससे जस्ट थोड़ी कंस्ट्रक्शन बताइए, नीचे आप लोग डायग्राम देख लें उसकी ट्रांजिस्टर्स की। इस डायग्राम के अंदर पी एन पी जंक्शंस और एन पी एन जंक्शन दोनों जंक्शंस रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है और ट्रांजिस्टर की डायग्राम भी हमने आपके सामने बना दी है, ठीक है। उसके अलावा जो अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री के अंदर जो सा होगा ना टोटल 60 MCQs आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनहिबिटर। इनहिबिटर्स क्या होते हैं वैसे आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। अभी इस वीडियो को जस्ट हाफ हुई है, अभी केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने हैं, इसलिए आपने केयरफुली ध्यान से सुनते जाना है इस चीज़ को। कह रहा है व्हेन एन एंजाइम इनहिबिटर इज अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड डिक्रीजेस द एक्टिविटी। कह रहा है जो एंजाइम्स होते हैं ना बेसिकली उसकी एक्टिविटी को यानी कि उसकी स्पीड लेवल को, उसके जो रिएक्शंस कर रहा होता है उसकी स्पीड लेवल को अगर आपने डिक्रीज़ करना है, ठीक है, उस केस में आपको इनहिबिटर यूज़ करना है। इस इनहिबिटर का अगर आप मीनिंग देख लें उसका मतलब ही ये है किसी चीज़ को रेजिस्ट करना है, स्टॉप करना। तो इनहिबिटर क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, उसको रिडिकेट करते हैं। और उसके अलावा कह रहा है कि इट आल्सो प्रिवेंट द कैटलाइजेशन, यानी कि आप लोग कैटलिस्ट हम लोग समटाइम्स यूज़ करते हैं कि रिएक्शन तेज़ हो जाए, तो उस चीज़ का जो ऑपोजिट होता है ना कैटलिस्ट का जो ऑपोजिट होता है वो इनहिबिटर होता है, ठीक है। और उसके अलावा कह रहा है द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस रिएक्शन कैन बी सेट दैट हैज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज। यानी कि एक चीज़ याद रखिए, ये आखिरी जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने पास लिख लें। इफ़ द इनहिबिटर अमाउंट इंक्रीजेज देन द रिएक्शंस स्पीड डिक्रीज। यानी कि अगर हम इनहिबिटर इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपके केमिकल रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज़ कर जाएगी। क्यों डिक्रीज़ करेगी? क्योंकि जो इनहिबिटर होता है वो हमेशा रिएक्शंस की स्पीड को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो गाइस ये इनहिबिटर्स के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं ये चीज़ क्या होती है। गाइस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अगर मैं आपको ना स्लाइड शुरू करने से थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन दे दूँ तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं ना ये बेसिकली हमें ये बताता है कि जो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो कितनी जल्दी कंप्लीट होता है। जल्दी से मुराद ये है कितने स्टेप्स उसमें चाहिए होते हैं। लाइक अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं आपके 2 स्टेप लग रहे हैं तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा 2, ठीक है। इसी तरह आप जब भी कोई भी प्रोसेस करते हो तो उसमें कितने स्टेप आपको चाहिए केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए, तो जो स्टेप्स होते हैं उसके बेस पे आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिटरमिन या उसको मालूम कर सकते हो। तो कह रहा है इट डजेंट मैटर हाउ मैनी रिएक्टेंट्स दे आर, यानी कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जितने रिएक्टेंट्स होंगे तो उतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आएगा। ऐसा नहीं होता। तो उसने लिख दिया इट डजेंट मैटर हाउ मैनी रिएक्टेंट्स दे आर, यानी कि रिएक्टेंट्स पे आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा था। कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट विल अकर इन द रेट इक्वेशन रेज टू सम पावर, दोज पावर आर द, बस आपको जस्ट इतना पता नहीं चाहिए कि जो स्टेप्स पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है और दूसरा ये उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपके रिएक्टेंट्स कितने हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक डायग्राम भी शो कर दिया जिसमें इसका फार्मूला बताया गया, इसलिए आपने इसको ध्यान से सुनना है। कह रहा है इसमें 3 किस्म के ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। गाइस मैं सेकंड, फर्स्ट और थर्ड ये तीनों बता दिया, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर क्या होगा? गाइस ज़ीरो ऑर्डर इन स्लाइड्स में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से सुना है।
जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं ना, वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद कंप्लीट हो जाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई केमिकल स्टेप नहीं होता और वो खुद ब खुद कंप्लीट हो जाते हैं। लाइक एवेपोरेशन, आप पानी छत के ऊपर रख दोगे, बहुत ज़्यादा गर्मी में पानी आपका इजीली एवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, धूप में। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस किस तरह के होते हैं। गाइस उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस किस तरह के होते हैं, जिसमें एक स्टेप होगा। लाइक फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है वुड बी द नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वर्सेस टाइम इफ यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यू गेट अ पॉजिटिव स्ट्रेट एंड फ्ला फ्ला। बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर में ये होगा कि उसमें एक स्टेप होता है, सेकंड में 2 स्टेप, थर्ड में 3 स्टेप, और जो जीरो ऑर्डर होता है वो खुद ब खुद कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो गाइस अगर आप इसका फार्मूला क्या, पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि इसके जो आपके रिएक्टेंट्स है उसमें 2 रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं, एक का नाम कैपिटल ए और एक का नाम कैपिटल बी है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये रिएक्टेंट्स का नाम बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो कैपिटल ए है ना, जो पहला वाला रिएक्टेंट है ए, उसकी जो कंसंट्रेशन है यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो स्मॉल है, और जो हमारे पास दूसरा जो रिएक्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम बी है और जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल बी है, तो उनका रेट कैसे करना है। तो उसका रेट का फार्मूला मैंने लिख दिया है, रेट इज़ इक्वल टू के आपको हमेशा गिवन होगा, ये रेट कॉन्स्टेंट होता है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है पहले रिएक्टेंट की पावर के साथ, ठीक है, फिर डॉट, फिर आपने दूसरी रिएक्टेंट लेना, उसकी पावर लेनी है। जब हम दोनों रिएक्टेंट्स की पावर ले लोगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आपने के से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे आप लोग रेट निकाल सकते हैं। मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी डिफाइन कर दिया, ऑर्डर रिएक्शंस की टाइप्स भी बता दिया। होपफुली गाइस अगर आपका नम्स यूएचएस में किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, तो आप लोग इसको कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा गाइस उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि जो हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको ध्यान से और केयरफुली सुनना है, ठीक है गाइस। थोड़ी स्लाइड्स लगेंगे देख लें, लेकिन आप लोगों ने ध्यान से सुननी है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोलिसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रप्चर्स वन और मोर केमिकल बॉन्ड। इसमें ये होता है, हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना जो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो रप्चर्स हो जाते हैं, ठीक है। द टर्म इज़ यूज्ड ब्रॉडली फॉर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड सॉल्वेशन रिएक्शंस इन विच वाटर इज न्यूक्लिफाई। अगर वो केसेस जिसमें वाटर न्यूक्लिफाइल आप यूज़ कर रहे हो ऐसा, तो उस केस में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या सॉल्वेशन के लिए हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। उसके अलावा इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं हाइड्रोलिसिस के। लाइक फॉर एग्जांपल आप सोडियम एसीटेट अगर लेते हो, सोडियम एसीटेट इज़ अ टाइप ऑफ अ साल्ट, ये एक ऐसा साल्ट है जो कि हाइड्रोलिसिस जिसमें हुई होती है। इसमें ये होता है कि व्हेन वाटर इज़ एडेड टू द सोडियम एसिड, अगर आप सोडियम एसीटेट लेते हो उसके अंदर पानी को ऐड करते हो, द केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन, जो उसके अंदर केमिकल जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं, ठीक है, कॉजिंग इट टू सेपरेट इनटू सोडियम। देखिए बहुत अच्छी सी एग्जांपल दी है। लाइक लेट्स सपोज आप सोडियम एसीटेट आपने लिया, आपने उसके अंदर पानी डाला, पानी डालने की वजह से क्या होगा, जो सोडियम एसीटेट होगा ना उसके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, सोडियम एसीटेट टूट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, सोडियम पॉजिटिव में हो जाएगा और एसीटेट नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आयंस टूट जाते हैं वाटर ऐड करने की वजह, उस चीज़ को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब है पानी ऐड करना, लिसिस का मतलब है कि किसी भी चीज़ के केमिकल बॉन्ड्स तोड़ना। तो जब आप किसी भी कंपाउंड के अंदर पानी डालते हैं और उसके आयंस टूट जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है गाइस। और ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है इसकी डेफिनेशन, और फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा। गाइस केयरफुली सुनते जाइएगा, अगर आप एक्सप्लेनेशन को सही तरह नहीं सुनेंगे आप लोगों को सही समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट ध्यान से एंड तक देखना है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है दैट वुड हैव टू बी अप्लाइड टू अ प्योर सॉल्वेंट। कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, एक प्योर सॉल्वेंट को अप्लाई किया जाता है, पासिंग इनटू अ गिवन सॉल्यूशन बाय ऑस्मोसिस, देन ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशंस। अच्छा ये तो चीज़ की डेफिनेशन, लेकिन इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने ध्यान से सुनते जाए। कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फोर्स कॉज्ड बाय एन सॉल्यूशन पासिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल सरफेस बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कोई ऐसी सरफेस होती है जो परमिएबल, जिसमें पानी गुजर जाता है, ठीक है गाइस, विच इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द सॉल्यूशन फ्रॉम पासिंग बैक। तो गाइस इस प्रेशर को, जो इस चीज़ को रेजिस्ट करता है अपनी फोर्स को, तो इस चीज़ को आप लोग बार बार अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। कह रहा है कम्प्लेक्स कंपाउंड जो उनसे होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की तरह होता है, जो कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स कह लो या, ठीक है, इसमें जो डिफरेंट अगर आप इसकी डेफिनेशन कह लो, कह रहा है एनी ऑफ द क्लास ऑफ सब्सटेंस विद केमिकल स्ट्रक्चर्स इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय नॉन मेटल। इसमें ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें ये होता है कि एक सेंट्रल में एक एटम होता है, उसके आसपास दूसरे एटम्स होते हैं। जो सेंट्रल वाला होता है ना वो मेटालिक होता है, और जो उसके आसपास होते हैं वो नॉन मेटालिक हो सकते हैं, या भी एक अलग डिफरेंट लिजेंड्स होते हैं। लिजेंड्स क्या होते हैं, जिसमें एटम्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम लिजेंड्स बोलते हैं। जो और वो एक आपस
इसमें अब जो मेटल है जो आसपास दोनों में नॉन मेटल से जुड़ा है वो किस तरह जुड़ा है, केमिकल बॉन्डिंग से। तो गाइस ये थी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप लोगों ने इस वीडियो को बार बार देखना है, इसको कम से कम 5 या 7 बार देखें ताकि आपको आइडिया हो कि नम्स यूएसएस के पास्ट पेपर किस तरह के होते हैं। इसीलिए अगर आप इसको वीडियो को कम से कम 5 बार देखेंगे तो आपको फ्यूचर में ये जो एंट्री टेस्ट होंगे उनकी अच्छी समझ में आएगी हमसे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको फिर कहूँगा इस वीडियो को बार बार देखें, इसको कम से कम 4-5 बार इस वीडियो को फुल देखें, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। कोई भी क्वेश्चन आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो को बार बार देखें आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग फ्यूचर में कुछ कर सकेंगे। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।